नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये पुलिस व्यवस्था के बारे में है कि कैसे पुलिस व्यवस्था को हम और मजबूत बना सकते हैं। हाल ही में मुंबई में हमें देखने को मिला, मुंबई महाराष्ट्र में हमें देखने को मिला कि कैसे वहाँ के कमिश्नर को हटा के नए कमिश्नर को ना वहाँ पे नियुक्त किया जाता है। क्या प्रोसेस रही ये हम में से किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये सब बंद दरवाजों में निर्णय लिए जाते हैं। तो इसी पर प्रश्न उठाते हुए पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने की बात की गई है। क्या कदम उठा जा सकते हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद में हमारा आज का जो दूसरा आर्टिकल है ये मंदिरों के बारे में है कि क्या स्टेट का कंट्रोल, जो राज्यों का नियंत्रण रहता है मंदिरों पर, वो हट जाना चाहिए क्या, उसी पर हम बात करेंगे विस्तृत रूप में। दूसरे धर्म में क्या स्टैंड रहा है गवर्नमेंट का और क्या डिमांड हो रही है लोगों की तरफ से, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो तीसरा आर्टिकल है ये हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में है। एनर्जी के अलग अलग सोर्सेस जो है वो हमारे सामने है। हम कैसे हमारे जो एनर्जी के सोर्सेस है उसे ग्रीन बना सकते हैं, उसे ऐसे बना सकते हैं कि उससे पर्यावरण को कम से कम यहाँ पर नुकसान पहुंचे। उसके लिए क्या किया जा सकता है उस बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। और आज की स्थिति क्या है भारत में उसके बारे में भी चर्चा की गई है। अंत में न्यूज़ इन फ्लैश होता है जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले प्रोजेक्ट मैवरिक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये लॉ सीखो का ऑलमोस्ट फ्री कोर्स है क्लैट और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो ये केवल 100 रुपये की राशि में आपको अवेलेबल है, उपलब्ध है। अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। चलिए एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। वो यह है कि फ्री प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑप्शन बी है यूनिसेफ, ऑप्शन सी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि पुलिस व्यवस्था में मजबूत ठोस सुधार हम कैसे ला सकते हैं, ये क्यों ज़रूरी है और इसके लिए क्या किया जा सकता है। यह आपको 250 शब्दों में अपने उत्तर में लिखकर बताना है। तो चलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है पुलिस सुधार के बारे में, खासकर जो पुलिस के चीफ होते हैं, जो पुलिस व्यवस्था में जो मुख्य पद पर होते हैं, मुख्य अधिकारी होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट के संबंध में, इनकी नियुक्ति के संबंध में। तो हाल ही में परमवीर सिंह जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, जो आयुक्त थे, पुलिस आयुक्त थे, उन्हें अपनी पोस्ट से निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया। इसके पीछे क्या कारण है ये मुझे आपको नहीं पता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो निर्णय है ये सरकार, जो राज्य सरकार रहती है, उसके डिस्क्रिशन पे रहता है। तो अगर हम देखें सो द स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट पुलिस, तो जो राज्य की पुलिस रहती है उस पर किसका अधिकार होता है, उसके ऊपर उस राज्य की सरकार का अधिकार होता है। और जो सेंट्रल फोर्सेस है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है। अब यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि राज्य, जो हमारी सरकार है, राज्य हो या केंद्र सरकार हो, ये बहुत अनरेगुलेटेड पावर यहाँ पर अपनी इस्तेमाल करती है अपॉइंटमेंट और रिमूवल से लेकर। किसी भी पुलिस अधिकारी को अपने पावर से कभी भी यहाँ पर अपॉइंट कर देती है, रिमूव कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। तो यहाँ पर हमको कोई भी ऐसी ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि ये जो निर्णय लिए जाते हैं बंद दरवाज़ों के अंदर लिए जाते हैं, क्लोज डोर्स के अंदर लिए जाते हैं। अब क्लोज डोर्स के अंदर आपको और मुझे ये दोनों को पता है कि ये वही निर्णय लिए जाते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी, जिसमें पारदर्शिता नहीं हो। तो यहाँ पर कोई ऐसी इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है जिनके द्वारा हम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को उस पोस्ट पर लेने का रीज़न दे पाए। आर्टिकल में ये बताया गया है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि संतुलन बनाना ज़रूरी है। तो इस संतुलन बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या अभी तक कोई कोशिश हुई है, नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट का क्या, सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हमारी न्यायिक व्यवस्था के द्वारा क्या कहा गया है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप जो अपॉइंटमेंट करते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी को दीजिए।
आप ऐसी स्वतंत्र बॉडी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए जिसमें सरकार अपने द्वारा लोगों को मेंबर्स को नामांकित करे और एक प्रोसेस सेटअप करे। उसके लिए नेशनल पुलिस कमीशन एनपीसी 1979 में गठित की गई थी। तो इन्होंने भी यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया कि अपॉइंटमेंट और रिमूवल से लेकर पुलिस की अगर आप अपॉइंटमेंट रिमूवल करते हैं तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट आप कमीशन बनाइए, बॉडी बनाइए। यही चीज़ जो है प्रकाश सिंह केस, जो बहुत महत्वपूर्ण केस है, नोट कर लीजिए बिल्कुल इसको कि प्रकाश सिंह जो केस है इसमें पुलिस व्यवस्था में क्या सुधार लाए जा सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए अपॉइंटमेंट और रिमूवल के लिए। मतलब एनपीसी ने जो बात कही थी उसी को दोहराई गई है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर प्रकाश सिंह केस में। उसके अलावा द मॉडल पुलिस बिल 2015 जो है ये भी आया है। तो इसमें प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 8 में स्टेट पुलिस बोर्ड, मल्टी पार्टी स्टेट पुलिस बोर्ड बनाने की। उसके अलावा यहाँ पर जो एसएससी है इनमें भी सुधारों की आवश्यकता है। एसएससी क्या है इसके बारे में हम आगे स्लाइड में और थोड़ा जानेंगे। अब जैसे बताया मैंने कि यहाँ पर बंद दरवाजों के अंदर निर्णय लिए जाते हैं, मतलब पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, एक क्राइटेरिया सेटअप कीजिए। जैसे अलग अलग बॉडीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एनजीटी में हमें अपॉइंटमेंट करना है या हम हाई कोर्ट में एक जज को नामांकित करना चाहते हैं या उनको अपॉइंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स है कि इतने वर्षों का एक्सपीरियंस चाहिए, ये फील्ड में उनका नॉलेज चाहिए, ये उनको डिग्री चाहिए, है ना। तो वैसे ही पुलिस में भी हम अपॉइंटमेंट या रिमूवल से लेकर एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि अगर वो ऐसी गतिविधि करते हैं तो हम उन्हें यहाँ पर निष्कासित कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं उन्हें उनकी पोस्ट के साथ में। तो यहाँ पर बेसिक सेफगार्ड टू सिक्योर ऑटोनॉमी, तो यहाँ पर पुलिस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। तो यहाँ पर ये एक ऐसा विंग होता है गवर्नमेंट का जो कि हमारी न्यायिक व्यवस्था को हमारी न्यायिक व्यवस्था के साथ ही साथ पब्लिक ऑर्डर को भी संभालता है। किसी भी राज्य को, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस की एक बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पुलिस के पास में खुद की ऑटोनॉमी हो, स्वतंत्रता हो, जिससे वह स्वेच्छा से अपने निर्णय ले पाए और केवल एक कठपुतली बन के ना रह पाए सरकार की। तो यहाँ पर उसी को देखते हुए बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने टीपी सेन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2017 का केस है, इसमें कहा गया स्पष्ट रूप से कि प्राइमा फेसी सैटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट ग्राउंड टू जस्टिफाई रिमूवल, कि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट को सिर्फ ये बोल नहीं सकती गवर्नमेंट कि नहीं ये हमें हमारे प्राइमा फेसी जो प्रथम दृष्टया सेटिस्फैक्शन पे ही हमने यहाँ पर उनको रिमूव कर दिया है इस पुलिस अधिकारी को, तो ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, आपको पर्टिकुलर ग्राउंड देने, रीजंस देने ज़रूरी है। सो इंश्योर फेयरनेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन में फेयरनेस बनी रहे उसको देखते हुए यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि अपॉइंटमेंट रिमूवल एकदम साफ तरीके से किए जाए। तो आर्टिकल में ये भी बताया गया है, नीड टू इंश्योर राइट बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट लेजिटिमेट रोल इन अपॉइंटमेंट रिमूवल विद नीड टू सेफगार्ड द चीफ्स ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। तो जो चीफ होते हैं पुलिस की उनको भी ऑटोनॉमी की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन होता है पुलिस का किसी भी देश राज्य को चलाने के लिए। तो ये ऑटोनॉमी बरकरार रहे, इसलिए अपॉइंटमेंट और रिमूवल के जो निर्णय होते हैं उनमें यहाँ पर स्वतंत्रता और एक पारदर्शिता होनी ज़रूरी है। अब जैसे मैंने बताया प्रकाश सिंह जो केस है, प्रकाश सिंह केस में 7 डायरेक्टिव दिए गए हैं। वो 7 डायरेक्टिव क्या है, सबसे पहले एसएससी का गठन करना है, एसएससी स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। उसके अलावा डीजीपी जो होते हैं इनका फिक्स टेन्योर होना चाहिए 2 वर्षों का, ये बताया गया है। एसपी और एसएचओ जो होते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं, इनका जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, फिर वो एसएचओ उनके नीचे एसएचओज होते हैं। तो यहाँ पर इनका भी जो टेन्योर है, जो टर्म है, ये भी 2 वर्षों का होना चाहिए। उसके अलावा पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मेन एक तो कोई क्राइम हो उसका इन्वेस्टिगेशन करना, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना। तो ये जो दोनों फंक्शन है इनको अलग अलग करने की आवश्यकता है। जैसे आपके कैडर में 100 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट है तो कैडर में 100 पुलिस वाले हैं, तो यहाँ पर आप उन पुलिस अधिकारों को 50-50 केस में डिवाइड कर सकते हो। 50 लोग लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे और 50 लोग स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कुछ बारीकियाँ होती है। तो आप उन 50 लोगों को उस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। अब जो बचे हुए 50 लोग लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं तो उनमें कुछ और चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उन्हें
ट्रेन कर सकते हैं। उसके अलावा पुलिस स्टेब्लिशमेंट बोर्ड जो है उसे भी बनाने की बात की गई है। अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण डिसीजन ये लिया गया है कि अगर कि कोई आपको हानि पहुंचाता है उसकी कंप्लेन करने के लिए आप पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन अगर पुलिस गलत कुछ करती है या आपकी बात नहीं सुनती है तो आप किसके पास में जाएंगे? तो यहाँ पर रोल आ जाता है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज का। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट ने कहा था कि आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जो है वो राज्यों और जिला स्तर पर भी स्टैब्लिश करिए। महाराष्ट्र जैसा स्टेट देखे तो अभी हमको महाराष्ट्र स्टेट में केवल एक ही पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी दिखती है जो कि राज्य स्तर पर है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये अभी भी आना बची हुई है, और जो स्टेट लेवल पे भी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी पीसीए है उनके पास में भी उतनी शक्तियां नहीं हैं जितनी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार। उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाने की बात की गई है एक सेंट्रल लेवल पे भी। तो ये कुछ बड़ी डायरेक्टिव है, कुछ बड़ी बातें हैं जो प्रकाश सिंह केस में हमें देखने को मिलती है। तो चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि तमिलनाडु में इलेक्शन है, केरला में इलेक्शन है, बंगाल, असम, इन राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं। अब खासकर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर एक मुद्दा उठा है कि जो हिंदू टेम्पल्स हैं, जो हिंदू धर्म के मंदिर हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियंत्रण के बाहर कर देना चाहिए। बहुत से टेम्पल्स अलग अलग राज्यों में हैं, बहुत कम ही ऐसे मंदिर हैं जो राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं या उनके नियंत्रण में हो। तो यहाँ पर भी बात ये की गई है कि यहाँ पर जो स्टेट कंट्रोल टेम्पल्स है उन्हें इस एम्बिट से बाहर निकाल देना चाहिए। तो अगर हम थोड़ी सी इतिहास में जाएं और जाने कि राज्य का कंट्रोल और टेम्पल मतलब कब कब राज्यों ने टेम्पल्स को, मंदिरों को कंट्रोल करा है, तो हम अगर देखें तो यहाँ पर हिंदू किंग्स जो हुआ करते, खासकर साउथ में, दक्षिण भारत में जो भारतीय किंग हुआ करते थे, ये अपने मिनिस्टर्स को, कुछ इनके मिनिस्टर्स ऐसे होते थे जिनको स्पेसिफिकली ये मंदिरों की व्यवस्था सुपरवाइज करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे। साथ ही साथ जो चैरिटेबल बॉडीज होती थी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें होती थी। मतलब धर्म कर्म के जो मुद्दे होते थे ये राजा के पास होते थे। अब इन धर्म कर्म के मुद्दों को संभालने के लिए राजा अपना एक मंत्री नामांकित कर देते थे। अब जब राजशाही थी, जब राजतंत्र था, तो ये तो काफ़ी एक कॉमन सी प्रथा थी, क्योंकि राजा का बहुत ज़्यादा फेथ होता था भगवान में, धर्म में, इन सारी चीज़ों में माना जाता था। उसके बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसकी क्या बात हुई वो थोड़ी जान लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि दैट इंश्योर दैट रिसोर्सेज वाइटल टू कॉमनवेल्थ वर प्रॉपरली मैनेज। It was state's duty to guarantee that a temple dedicated for public use was put to such use। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो पब्लिक के लिए है वो पब्लिक के लिए ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए वो चीज़ें, वो जो भी बातें हो। तो यहाँ पर उसको देखते हुए अगर हम बात करें कि मंदिरों को, तो मंदिर अगर पब्लिक यूज़ के लिए है तो इनका इस्तेमाल उसी लिए होना चाहिए। कोई परिवार स्पेसिफिक, कोई समुदाय स्पेसिफिक नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि भेदभाव जो है उसको ख़त्म करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी और हमारा संविधान बना रही थी। उसके अलावा संविधान में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 25 और 26 जो है, अनुच्छेद 25 और 26 जो है, वो हमें कोई भी धर्म अपनाने की, हमें पूजा करने की स्वतंत्रता देता है। तो यहाँ पर ये स्वतंत्रता तो हमें मिलती है, लेकिन ये कोई भी पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी या हेल्थ इसको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरे धर्मों की बात करें, इस्लाम में अगर देखें तो वक्फ एक्ट है 1995 का, जिसमें गवर्नमेंट के पास में सुपरविजरी कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट प्रॉपर्टी जो होती है वक्फ की उसको मैनेज करने की। जैसे एक वक्फ बोर्ड होता है मेन, वही सारी चीज़ें देखता है, लेकिन गवर्नमेंट की एक सुपरविजरी बॉडी ज़रूर उसके ऊपर रहती है। क्रिश्चियन समुदाय में देखा जाए तो यहाँ पर केरला में खास तौर पर ये डिमांड की गई है कि यहाँ पर रिफॉर्मिस्ट क्रिश्चियन ग्रुप है, खासकर इनके द्वारा फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट मैनेज्ड कमेटी, की स्टेट द्वारा मैनेज की जाने वाली कमेटी का गठन हो जो कि चर्चेस के फाइनेंस और प्रॉपर्टीज का ध्यान दे। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया था, पिछले महीनों की ही बात है, कि यहाँ पे जो एक पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है केरला में, तो यहाँ पर त्रावणकोर जो रॉयल फैमिली है
उनको इसकी राइट्स दिए गए, यहाँ पर पूजा करने के राइट्स दिए गए। तो उसी को लेकर महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर भी ये बात उठी थी कि क्या स्टेट के कंट्रोल में मंदिर रहने चाहिए क्या, लेकिन उसको कहीं ना कहीं गलत ठहराते हुए यहाँ पर त्रावणकोर रॉयल फैमिली का जो हक था उन्हें दिया गया। तो श्री पद्मन अभास्वामी टेम्पल है ये, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, आप जरूर एक बार चेक कर लीजिए। केरला की ही घटना है, जैसे त्रावणकोर जो है आज का जो केरला है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो त्रावणकोर राजशाही राजतंत्र के अंतर्गत हुआ करता था। चलिए तीसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा को लेकर हम काफ़ी आर्टिकलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसी में से एक जो नया आर्टिकल हमें देखने को मिलता है ये है ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है जैसे हम सबको पता है, तो इसका कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, समाचार में कैसे आया वो जान लेते हैं। तो भारत अब उन 15 देशों की श्रृंखला में शामिल हो गया है जो कि हाइड्रोजन क्लब के नाम से जाना जाता है। ये हुआ, हम इस क्लब में शामिल हुए क्योंकि हमने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है वो लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। इसका क्या टारगेट है, इसका अगर वैश्विक लेवल पे अगर हम टारगेट देखें तो 1.45 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो 2023 तक उत्पादन इसका करना है। भारत के लिए क्या लक्ष्य है, भारत के लिए का लक्ष्य देख लेते हैं। करंटली अगर हम देखें तो 5.5 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन प्राइमरीली प्रोड्यूस फ्रॉम इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल। तो जो फॉसिल फ्यूल्स आ रहे हैं बाहर से उनके द्वारा अभी हमारे देश में हाइड्रोजन जो है वो कंज्यूम की जा रही है। फॉसिल फ्यूल्स ये अनवीकरणीय एक स्रोत हो जाते हैं ऊर्जा के, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन मतलब रिन्यूएबल पावर सोर्स की हम और आगे बढ़े। तो 2030 की अगर हम बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन डिमांड कुड बी अप टू 1 मिलियन टन्स इन इंडिया अक्रॉस एप्लीकेशन इन सेक्टराइज सच एज अमोनिया, स्टील, मिथेनॉल, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी स्टोरेज। तो जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स है वो है अमोनिया का, स्टील का, मिथेनॉल का, मिथाइल अल्कोहल जिसे हम कहते हैं, परिवहन, और उसके साथ में जो ऊर्जा स्टोरेज रहता है, एनर्जी स्टोरेज संग्रहण जो रहता है उसके लिए। तो हम कैसे इसका कमर्शियल यूज जो है वो बढ़ा सकते हैं, रिकमेंडेशन दिए गए हैं। सबसे पहले हमें हमारे जो ऊर्जा के स्रोत है, जो प्रोडक्शन है, उसे डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण उसका करना पड़ेगा। साथ ही साथ थ्रू ओपन स्पेसेस ऑफ रिन्यूएबल पावर टू एन इलेक्ट्रोलाइजर। तो यहाँ पर ओपन सोर्सेज के और बढ़ते हुए जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उनके द्वारा हमें आगे यहाँ पे बढ़ने की आवश्यकता है। उसके अलावा हमें विकेंद्रीकरण द्वारा इसका उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं। उसके साथ में टेक स्टेप्स टू ब्लेंड ग्रीन हाइड्रोजन इन एग्जिस्टिंग प्रोसेस, स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर, इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन सप्लाई। मतलब जो अभी तक की हमारी व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था में हम कैसे धीरे धीरे हाइड्रोजन को वहाँ पर उस प्रोसेस में डाल सकते हैं, मतलब अभी का जो स्रोत है उसको रिप्लेस करके हम हाइड्रोजन को वहाँ पे एंट्री करवा सकते हैं। उसके अलावा पॉलिसी मेकर मस्ट फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन अर्ली स्टेज पायलटिंग रिसर्च डेवलपमेंट नीड टू एडवांस द टेक्नोलॉजी फॉर यूज। तो पॉलिसी मेकर्स जो नीति बनाते हैं उन्हें आवश्यकता है कि वो इस और ध्यान दें और कैसे यहाँ पर आप अलग अलग एक इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा सकते हैं अर्ली स्टेज पायलटिंग में, R&D में, उसके अलावा और जो अलग क्षेत्र है उनमें। उसके साथ में लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ नेशनल सोलर मिशन, फोकस ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर एक और बात महत्वपूर्ण ये है कि घरेलू रूप से हम कैसे इसका उत्पादन कर सकते हैं, उस और भी हमको ध्यान देना चाहिए। चलिए न्यूज़ इन फ्लैश पे आते हैं। तो यूएस के द्वारा भारत जो है अब कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में आ गया है। पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाई गई है। कांग्रेस जो रहती है उनकी एक क्वाशी जुडिशियल बॉडी रहती है। उन्होंने बाइडेन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है, सॉरी ये कांग्रेस की जो कॉन्स्टिट्यूट क्वाशी जुडिशियल बॉडी रहती है ये लिस्ट बनाती है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स, जहाँ पे जो धार्मिक फ्रीडम है, जो धर्म के आधार पे जो स्वतंत्रता मिलती है, रिलीजियस फ्रीडम है, उनको दबाया गया है। तो इनका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट जो देखने को मिलता है उसको देखते हुए इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल किया गया है कि यहाँ पे धर्म को पालने की और उसको प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता
उतनी नहीं मिली है। तो यहाँ पे द रिपोर्ट ऑल्सो रिकमेंडेड द स्टेट डिपार्टमेंट टू रीडिज़ाइन 10 नेशन एज कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स। तो यहाँ पर CPC शॉर्ट में कहते हैं, तो 10 और कंट्रीज़ को शामिल करने की बात की गई है जिसमें भारत का नाम है। दूसरी खबर ये है कि अगर हम देखें भारत में एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। उसमें अगर महिलाओं की भूमिका को देखें तो महिलाओं को स्क्रीन टाइम 59.7% है, स्पीकिंग टाइम 56.3% है। इसे देखकर तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह, पुरुषों से ज़्यादा तो महिला स्क्रीन पर है। लेकिन अगर देखा जाए कि महिलाओं को यहाँ पर उनको यूज़, या मैं कहूँ अच्छे शब्दों में कहूँ तो यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर सेलिंग द क्लीनिंग सप्लाईज, मतलब जो क्लीन और घरेलू जो क्लीनिंग के उत्पाद है, प्रोडक्ट्स, उनको क्लीन करने के लिए या फूड या ब्यूटी प्रोडक्ट्स उन्हें बेचने के लिए वुमेन कंज्यूमर्स को, इनका महिलाओं को यहाँ पर उन एड में लिया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक स्टेरियोटाइप बनाता है जो कि हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। उसके अलावा 21 अप्रैल जो होती है उस दिन इंडियन सिविल सर्विसेज डे बनाया जाता है। यहाँ पर सिविल सर्विसेज डे जो है ये बनाया जा रहा था, 21 अप्रैल को बनाया जाता है क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को कंट्री के जो पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने उस टाइम के जो ब्रिटिशर्स जो सिविल सर्विसेज छोड़ के गए थे, जब वो भारतीयों के हाथ में आई तो इन्होंने फर्स्ट टाइम एज अ होम मिनिस्टर इन प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर को एड्रेस किया था। तो इस एड्रेस करने वाले दिन को उन्होंने होम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए इस दिवस को हम इंडियन सिविल सर्विसेज डे या नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में बनाते हैं। तो इस दिन यहाँ पर जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनकी कम्युनिटी और देश के टूवर्ड उसको याद करते हैं और अपनी प्रतिज्ञा पर अमल करते हैं। चलिए, तो आज के दिन है नेशनल अर्थ डे। आप सभी को विश्व पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन अप्रैल 22 को अर्थ डे मनाया जाता है। ये एक इंटरनेशनल इवेंट है जहाँ पर हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम हमारे पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। तो 2021 जो है ये 51st एनिवर्सरी है इस एनुअल सेलिब्रेशन की। इस वर्ष जो थीम है अर्थ डे की वो है रिस्टोर आवर अर्थ। महत्वपूर्ण है, आपको अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसा प्रश्न आ सकता है। चलिए, तो आज के जो हमारा विश्लेषण है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म लॉ सीखो के बारे में तो आप हमारी वेबसाइट www.lawsikho.com विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।